आखिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र आखिर होता है तो क्या होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जीव और उनके भौतिक पर्यावरण का एक समुदाय जो होता है, जो पृथ्वी पर विद्यमान होता है, उसको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जीवों की बात की जाए, जितने भी जीव हैं तथा उनका जो भौतिक पर्यावरण है, प्लस भौतिक पर्यावरण जो होगा, भौतिक पर्यावरण, इसको अगर इसमें रख लिया जाए तो इनके सम्मिलित समुदाय को जो बात की जाए, इनका जो भौतिक समुदाय होगा, जो संपूर्ण समुदाय होगा, और यह समुदाय जो पृथ्वी पर विद्यमान है, पृथ्वी पर जो उपस्थित है, उसको कंप्लीट तौर पर हम जो कहेंगे वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। सर जब बात स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हो तो सर बायोम का जिक्र होना जरूरी है कि आखिर बायोम क्या होता है। बायोम की बात मैं पिछली क्लासों में भी कर चुका हूं कि बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय होता है। यहां पर हम बात करेंगे, इसमें पौधे भी होते हैं और प्लस प्राणी भी होते हैं। यहां पर बात को जरा समझेंगे। पौधे और प्राणियों का जो समुदाय होता है, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है और जीव मंडल में स्थिर भागों को बायोम के रूप में ज्ञात विशाल क्षेत्र में जहां विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक अद्वितीय होता है। उनकी अवशिष्ट जलवायु, वर्षा और तापमान के साथ साथ उनकी वनस्पति और पशु संख्या तथा मृदा संरचनाओं के द्वारा भी इनका निर्धारण किया जाता है। सर जब बात आप इसकी कर ही रहे हैं तो बात जब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हो रही है तो सबसे पहले बात आती है कि स्थलाकृति क्या होती है। स्थलाकृति क्या होती है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बनते हैं कि स्थलाकृति क्या होती है। भाई पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं की बात की जाए, भौतिक विशेषताओं में बात करेंगे तो हम बात करेंगे मृदा की। भौतिक विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे जल निकासी की। ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जल निकासी इसके अंतर्गत आएगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे वनस्पति के प्रकार पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ये ऊंचाई और अक्षांशीय भिन्नता पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना कि सर ये किस पर निर्भर करेगा, तो हम ये कहेंगे सर ये ऊंचाई और अक्षांशीय भिन्नता पर निर्भर करता है। ये किस पर? ऊंचाई और अक्षांशीय भिन्नता। अक्षांशीय जो भिन्नता होती है उस पर भी ये निर्भर करता है, जो उसकी भिन्नता होती है उस पर निर्भर करता है। मृदा की गुणवत्ता की बात करें, बात आती है कि सर मृदा की गुणवत्ता बताइए। मृदा की गुणवत्ता पे अगर प्रश्न बनता है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं उसके कार्य हेतु जो आवश्यक होगा। ध्यान से समझे, पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है प्लस उसके लिए जो आवश्यक है, जितने भी तत्व उसके लिए आवश्यक होंगे, उन सभी आवश्यक तत्वों की अगर हम बात करेंगे, जो पौधों के पोषण तत्वों का भंडार हो और भौतिक सहायता प्रदान करता हो। वर्षा की मात्रा भी इस पर निर्भर करती है। पौधों की वृद्धि के लिए पशु व्यवहार तथा पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को भी ये प्रभावित करना तथा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता तथा उत्पादकता का प्रमुख निर्धारण भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो तापमान का प्रसार बनता है कि तापमान का प्रसार क्या होता है। प्रसार की बात अगर पूछी जाए कि तापमान का प्रसार सर समझाइए, तो प्रजातियों के स्थान तथा आवास की उपयुक्तताओं को निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण अजैविक कारक के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि तापमान का जो परास होता है, क्या होता है, परास जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये क्या होता है भाई, प्रजातियों के जो स्थान होते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, प्रजातियों की बात हो रही है और प्रजातियों के जो स्थान इसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंदर, तापमान के प्रसार तथा आवास की जो उपयुक्तता होगी। जो भी आवास आपका होगा, उस आवास की जो उपयुक्तता होगी
को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक के तौर पर इसको जाना जाता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो बात आती है आखिर कि मूल तौर पर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर टुंड्रा बायोम क्या होता है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि उष्णकटिबंध बंद क्या होता है, सवाना कौन से होते हैं, मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चैपरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर समझेंगे। सवाना घास के मैदान की बात करूंगा तो आप जरा समझेंगे कि सवाना घास का मैदान जो प्रेजेंट किया गया है वो इससे प्रेजेंट किया गया है। तो जहां जहां पर आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, कौन सा इस कलर से मैंने प्रेजेंट करा, ये सभी जगह सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अब आपसे आसान क्वेश्चन बना कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर अफ्रीका में पाए जाते हैं, उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ईस्ट साउथ अफ्रीका के आसपास पाए जाते हैं। सर सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहेंगे सर ब्राजील के आसपास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के आसपास पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टुंड्रा और सवाना दोनों प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका शीतोष्ण घास का उष्ण कटिबंधीय भाग जो होता है वहां पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, और जहां पर शीतोष्ण घास का मैदान होते हैं वहां पर टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी तरह उष्ण कटिबंधीय वन अगर पूछे जाए कि उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र कौन सा है, तो आप मैप से पहचान पाएंगे ये जितना भी भाग है, वो जितना भी भाग यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, ये सभी जो हरा हरे कलर में दिखाई दे रहा है, ये उष्ण कटिबंधीय वन को प्रेजेंट कर रहा है। ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय वन को प्रेजेंट कर रहा है। तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में अधिकांश तौर पर कैसे वन पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन अगर पूछे जाएं कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर जो पीला पीला एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन मूल तौर पर जो पाए जाते हैं वो आप कहेंगे सर रसिया में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो रसिया में अधिकांश तौर पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति पूछी जाए कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ है, तो टुंड्रा वनस्पति हम कहेंगे सर कनाडा का वो क्षेत्र, या कह सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो उत्तरी भाग जो है, जो हम कह सकते हैं मूल तौर पर अंगारा लैंड का जो भाग है, नॉर्थ अटलांटिक भाग जो है, वहां पर अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर यूरोप में हम बात करेंगे, रसिया में बात करेंगे, या कनाडा की बात करेंगे, वहां पर अगर हम कहेंगे तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल की बात अगर हम करेंगे तो मरुस्थल कोई विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो गया। यूरोप में आप यहाँ पर आएंगे, ये सिगरा भाग जो दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जितना भी भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके मरुस्थल को प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है जो मरुस्थल के लिए प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और उसका जो मिडिल भाग है वो अधिकांश तौर पर मरुस्थल के लिए जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम पर्वतीय भाग की। अगर हम बात करेंगे तो पर्वतीय भाग की बात करेंगे तो ये वाला जितना भी भाग आपको दिखाई दे रहा है वो मूल तौर पर पर्वतीय भाग को प्रेजेंट कर रहा है। तो ज्यादातर भाग अगर हम करेंगे तो ये पर्वतीय भाग आएगा। और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में अगर हम बात करेंगे रॉकी और माउंटेन का भाग भी इसी के आसपास आएगा। चैपरल क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका का साउथ भाग यहाँ पर आएगा, आपका यूरोप और अफ्रीका के मध्य का भाग है आपका चैपरल क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा होगा। तो मूल तौर पर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी के सभी भाग किसके अंतर्गत आएंगे, ध्रुवीय हिम की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुवीय हिम मतलब ध्रुव में पाया जाएगा। ये जितना भी भाग है जो मूल तौर पर सफेद चादर से ढका होता है उसको हम ध्रुवीय प्रदेश के तौर पर जानेंगे। शीतोष्ण वन की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर शीतोष्ण वन की जब बात हो रही है तो ये जितना भी भाग है वो सभी का सभी शीतोष्ण वन के अंतर्गत आएगा। और शीतोष्ण घास के मैदान की बात करेंगे तो शीतोष्ण घास का मैदान आपका रसिया में, यूरोप में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है, अर्जेंटीना में आता है मूल तौर पर। तो अब मैं मानता हूं इस मैप से आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि कहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो बात आती है कि सर टुंड्रा बायोम को अगर समझा जाए कि टुंड्रा बायोम क्या होता है तो हम समझेंगे कि आखिर टुंड्रा बायोम आखिर होता है
तो क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे हम टुंड्रा वायोम, और टुंड्रा वायोम को हम समझेंगे कि आखिर टुंड्रा वायोम क्या होता है। बायोम हम समझ चुके कि वनस्पति और जीवों के सम्मिलित समूह को हम बायोम कह सकते हैं। भाई टुंड्रा वायोम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है कि आर्कटिक टुंड्रा क्या होगा। आर्कटिक टुंड्रा से क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि आर्कटिक टुंड्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आर्कटिक टुंड्रा यहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो आर्कटिक टुंड्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि आर्कटिक टुंड्रा आखिर होता है तो क्या होता है। भाई आर्कटिक टुंड्रा की अगर हम बात करें तो कठोर पर्यावरण परिस्थिति में जहां पर बंजर भूमि जिसमें आर्कटिक और अल्पाइन प्रकार मूल तौर पर शामिल होंगे। भाई आर्कटिक क्षेत्र जो होगा वो बंजर भूमि के तौर पर होगा और आर्कटिक क्षेत्र और अल्पाइन प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाएगी। भाई आर्कटिक टुंड्रा की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी वायोम जो होगा, नॉर्थ वायोम जो होगा, उत्तरी वायोम इसके अंतर्गत आएगा। पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है वो इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें अभी मैंने बताया भी कनाडा आएगा, अलास्का आएगा, यूरोप, रूस आएगा, साइबेरिया का भाग आएगा, आर्कटिक महासागर के द्वीप की बात करें ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात आती है अल्पाइन टुंड्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे बनता है। तो अल्पाइन टुंड्रा अगर पूछा जाए तो बड़ा बेहतर तरीके से बताएंगे कि स्विस अल्पाइस या हिमालय, तिब्बतीय पठार, पिरेनीज पर्वत आदि पर्वतों की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। तो अल्पाइन टुंड्रा अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहां पाया जाएगा, हिमालय में। तो हिमालय में कैसा टुंड्रा पाया जाता है, तो हम बताएंगे सर अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। जहां की मिट्टी की विशेषता की बात करूं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा यहां पर कम होती है, क्योंकि पौधों की अपघटन दर भी यहां पर कम पाई जाती है। भाई तापमान की कमी, एंजाइम, बैक्टीरिया और कीड़ों जैसी जैविक कारकों की गतिविधियों को क्या करता है, ये कम करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अल्पाइन टुंड्रा को और थोड़ा समझते हैं तो अल्पाइन टुंड्रा को थोड़ा इसकी वनस्पति के आधार पर भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थायी तुषार की बात करें उसके कारण वृक्षों का जो अभाव होता है वो रहता है इसमें, और इसमें वनस्पति छुटपुट रूप में पाई जाती है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आपकी अल्पाइन टुंड्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अल्पाइन टुंड्रा की बात मैं कर रहा हूं सही तरीके से कि यहां पर हम ये कहेंगे कि वृक्षों का अभाव रहता है, इसमें वनस्पति जो पाई जाती है छुटपुट रूप में पाई जाती है, जिसमें कई लाइवॉर्ड या लाइकेन जैसे पौधे पाए जाते हैं जो आधारीय चट्टानों पर पाए जाते हैं। तो पूछा जाए ये कहां पाए जाते हैं तो हम ये कहेंगे ये मूल तौर पर चट्टानों पर मूल तौर पर पाए जाते हैं। प्राणी जगत की बात करें तो ध्रुवीय भालू यहां पर पाया जाएगा, हिरन पाया जाएगा, कस्तूरी या आर्कटिक खरगोश यहां पर पाए जाते हैं, कैरिबू पाया जाता है, लैमिंग पाई जाती है, गिलहरी पाई जाती है, जिनकी विशिष्ट शारीरिक संरचना कागेर शीत से बचाव करने में सामर्थ्य होती है, क्योंकि यहाँ का भाग अधिकांश तौर पर शीतोष्ण तौर पर पाया जाता है। कीट की बात करें तो हिम के पिघलने पर ये मूल तौर पर निकलते हैं। यहाँ के जो कीट होते हैं, यहाँ के कीट पूछा जाए कब निकलते हैं तो हम कहेंगे सर हिम के पिघलने पर ये निकलते हैं। गर्म मौसम के दौरान जब हिम पिघलती है तो इनका जीवन चक्र छोटा होता है, जो अनुकूल अवधि के साथ तालमेल में बनते रहते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो आती है टुंड्रा तौर पर देखा जाए कि टुंड्रा जानवर कौन से हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो टुंड्रा जानवर में हम बताएंगे आर्कटिक लोमड़ी आती है, आर्कटिक खरगोश आता है, किरुबू आता है, भाई बालरस आता है, कस्तूरी व्हेल आता है, ध्रुवीय भालू आता है, लाल लोमड़ी आती है, बर्फीली उल्लू आता है, पहाड़ी बकरी आती है। ये सभी के सभी टुंड्रा जानवर की कैटेगरी में आएंगे। और टेगा जानवर की अगर आपसे पूछा जाए कि टेगा जानवर कौन सा होता है तो भालू बताएंगे, वोरियल कोरस मैडक बताएंगे, कैरिबू का नाम बताएंगे, ग्रे वेल्फू बताएंगे, उदय विलावा बताएंगे, ग्रेट गे आउल बताएंगे, मार्टेन बताएंगे, बाघ आएगा, वल्वूरिन आएगा। ये सभी के सभी आपके कहेंगे सर ये टेगा जानवर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है वन वायोम पूछा जाता है, दूसरा बनता है आपका वन वायोम कि सर वन वायोम भी बताइए कि वन वायोम क्या होता है।
देखिए बेटा, वन बायोम की अगर हम बात करते हैं तो वन बायोम की बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय सतत बायोम के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि वन बायोम में बात की जाए तो वन बायोम में मैं बात करूंगा टेगा की। किसकी बात करूंगा वन बायोम में? या तो मैं टेगा की बात करूंगा, या हम इसको एक नाम से और प्रेजेंट करते हैं, बोरियल बायोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम इसको बोरियम बायोम के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बोरियम बायोम के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि सर बताइए कि सबसे बड़ा स्थलीय सतत बायोम कौन सा है, तो हम ये बताएंगे कि सबसे बड़ा सतत बायोम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके वितरण की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करेंगे, अगर पृथ्वी की बात करें और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में हम ये कहेंगे कि ये कौन से अक्षांश के इर्द गिर्द पाया जाता है, तो हम साफ साफ कहेंगे सर ये आपका 60 से 50 उत्तर के मध्य अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो हम ये कहेंगे 60 से लेकर आपके 50, तो हम साफ साफ कहेंगे कि 60 से लेकर 50 अक्षांश के मध्य में जो पाया जाता है, कहां पर? उत्तरी भाग में, उसको हम टेगा बायोम के तौर पर जानेंगे। भाई इसमें 8 देशों में इसका विस्तार है, तो इसका पूछा जाए कितने देशों में विस्तार है, तो सीधा सीधा बताया जाएगा कि इसका विस्तार सर 8 देशों में है। कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे कनाडा है, चीन है, फिनलैंड है, जापान है, नॉर्वे है, रूस है, स्वीडन है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंतर्गत आता है। भाई अवलोकन के तौर पर देखा जाए तो मुख्य रूप से विषम मौसम की स्थिति तथा पतली पोषण तत्वों से रहित मिट्टी की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे कम मिट्टी की विशेषता पाई जाती है, जिसे पार्डजोल के रूप में जाना जाता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन बना कि पार्डजोल किसे कहा जाता है, तो ये सीधा सीधा आपके लिए प्रश्न बन गया कि पार्डजोल किसे कहा जाता है। तो क्या बताएंगे कि मुख्य रूप से विषम मौसम की स्थिति तथा पतली मौसम में पोषक तत्वों से रहित मिट्टी की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे कम उत्पादकता की विशेषता जहां रहती है, उसको हम पार्डजोल के तौर पर जानते हैं। या दूसरी भाषा में हम बात करें कि मिट्टी को ऊपरी परत, जो पतली परत होती है, ऊपरी जो पतली परत तथा रेतीली या दोमट मिट्टी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जिनकी निचली परतों में पोषक तत्वों का रिसाव रहता है, उनको भी हम कह सकते हैं पार्डजोल के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं शीतोष्ण वन की। अगर हम बात करेंगे, बात आएगी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन किसे कहा जाता है, तो तीसरा आपसे पूछा जा सकता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन आपसे पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करें तो विश्व के विशाल पर्णपाती वन की मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर भी बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में मूल तौर पर देखा जाए तो नॉर्थ अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध में ये केंद्रित है, जिसमें मूल तौर पर हम ये कहेंगे कि यहां पर यूएसए आ जाएगा। यूएसए में कहें, यह मूल तौर पर कहें नॉर्थ अमेरिका पूरा पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा और रूस का कुछ भाग और चीन तथा जापान भी इसमें शामिल होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हालांकि ये आम तौर पर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में यहाँ पर बहुत छोटे रूप में यहाँ पर आपको ये बनते हुए मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, अगर मैं बात करता हूं इसकी कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछा जाए कि ये कहां पाए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ भाग है, किसका भाग? ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ भाग है, वहां पर ये कुछ हद तक पाए जाते हैं। दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी की विशेषता की बात करें तो आमतौर पर गहरी, अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यहाँ की मिट्टी चट्टानों के मध्य उपाय तौर पर यह पाई जाती है। आवश्यक तत्वों के साथ मिट्टी को यह समृद्धता मूल तौर पर प्रदान करता है। शंकुधारी की अगर हम बात करें तो शंकुधारी वन जो होते हैं, जिनकी बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं कि शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन अगर पूछे जाए तो शंकुधारी वन की अगर हम बात करेंगे तो वृक्षों की तुलना में पर्णपाती पत्तियों का तेजी से अपघटन होता है।
तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि शंकुधारी वनों की पत्तियों के आधार पर अगर तुलना यहां पर पर्णपाती वनों के आधार पर की जाए तो हम ये कहेंगे तेजी से इनमें अपघटन होता है, जिससे मिट्टी कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से संबंधित तौर पर यहां पर पाई जाती है। पत्तियों का वर्ष भर बार इन पर गिरना कार्बनिक पदार्थों के नियमित स्रोत के तौर पर देखा जा सकता है। वनस्पति के तौर पर अगर हम देखेंगे तो ओक, मैप, बीज, एल्म, एम, निचर और वर्च जैसे पर्णपाती वृक्षों की विविध मिश्रण पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो समशीतोष्ण पर्णपाती वनों के जानवरों को अगर हम देखें तो इसमें गिलहरी आती है, कट्फ, पोपड़ा आता है, जंगली चूहा आता है, रेकुन आता है, लोमड़ी इसके अंतर्गत आती है और खरगोश मूल तौर पर इसके अंतर्गत आपको पाया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो मूल तौर पर अधिकांश तौर पर पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वनवायोम। तो भूमध्य सागरीय वनवायोम अगला पॉइंट बना हमारा कि भूमध्य सागरीय वनवायोम। तो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जरा समझो। सबसे पहले बात आती है कि इसे चैप्रल वायोम के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा बना कि सर इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या बनाएंगे, चैप्रल वायोम के तौर पर इसको जाना जाता है। भाई चैप्रल वायोम इसको कहा जाता है। तो बना सर इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, चैप्रल वायोम है। और कैलिफोर्निया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी तटों में यह मूल तौर पर पाया जाता है, जो मैंने मैप से आपको समझाया। वनस्पति के तौर पर देखा जाए तो इस बायोम की वनस्पतियों की संरचना इस तरह की होती है कि यहाँ की पत्तियां मोटी, कठोर होती हैं और इनके तनों की छाल भी कैसी होती है, मोटी होती है। जहां पर झाड़ियां मुख्य रूप से होती हैं, कुछ पौधों की जड़ें भूमि के ऊपर भी विस्तृत होती हैं और नीचे गहराई तक भी प्रविष्ट होती चली जाती हैं। तना समय समय पर लगने वाली आग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि मैंने बताया कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बात करी, दक्षिण अफ्रीका की बात करी, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों की बात करी, क्योंकि यहाँ का जो तना है समय समय पर लगने वाली आग के लिए अनुकूल है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों की बात करें तो वहां पर जनवरी 4-5 मार्च के आसपास हर साल वहां आग लगती है। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं वहां पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय वनवायोम वहां पर पाए जाते हैं, जो ग्रीष्म शुष्क ऋतु या कहते हैं शीत ऋतु, यहाँ पर दोनों तरह की ऋतुओं के लिए अनुकूल होता है। यहां पर अगर हम बात करें, झाड़ियों में भी भिन्न नाम पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में इनको गैरीब कहा जाता है। तो यहां पर साउथ अमेरिका में अगर पूछा जाए कि यहाँ की झाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे सर गैरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैरीब के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में इनको मैली कोवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैली कोवल के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये कहाँ पूछा जाता है, तो साउथ अफ्रीका में इनकी जो झाड़ियां होती हैं उनको गैरीब कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाती है उनको मैरी कोवल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते जंतु समुदायों की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में हम कहेंगे जैक रैबिट, खच्चर हिरन यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर छिपकली पाई जाती है जो पक्षियों और कीड़ों के तौर पर जानी जाती है। यूरोप में बात करें जंगली सुअर, चील, खरगोश और भेड़ यहाँ पर मूल तौर पर पाई जाती है। दोस्तों, बात करते हैं शीतोष्ण वर्षा वन की। अगर हम बात करेंगे शीतोष्ण वन की, तो शीतोष्ण वन आपसे अगर पूछा जाए कि शीतोष्ण वन बताइए सर कि शीतोष्ण वन क्या होते हैं। शीतोष्ण वर्षा वन अगर हम इनको नाम दें तो ज्यादा सही रहेगा। शीतोष्ण वर्षा वन के तौर पर हम बात करें, ये बायोम अपनी सघन हरियाली, क्योंकि वर्षा वन है तो हरियाली शब्द तो बनेगा, उच्च उत्पादकता के लिए जाना जाता है तथा इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा तथा हल्के तापमान की यहाँ पर विशेषता पाई जाती है। अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की तुलना में बात करें तो वर्षा वनों में जैविक विविधता अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जैविक विविधता जो बात की जाए, जैविक विविधता जो पाई जाती है, विविधता जो पाई जाती है अन्य बायोम की तुलना में कैसी पाई जाती है,
अधिक यहाँ पर पाई जाती है। और दूसरी बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में पौधे और जंतुओं की विविधता भी यहाँ पर कम पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, प्रशांत तट में चिली का दक्षिणी भाग करें या पूर्वी या दक्षिणी अमेरिका की बात करूं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जापान की बात करूं, नॉर्वे की बात करूं, न्यूजीलैंड आदि की बात करूं, तो न्यूनतम उपस्थिति यहां पर पाई जाती है। वनस्पति के तौर पर यहां पर ओक बीज, यहां पर ध्यान से रहेंगे, ओक यहां पर पाया जाता है। एक वृक्ष होता है जिसका आपने नाम सुना होगा अखरोट, अखरोट यहां पर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछे जाते हैं कि ये वन कैसी वनस्पति में पाए जाते हैं। तो मूल तौर पर ओक हो गया, अखरोट हो गया। बीज नाम का भी एक वृक्ष होता है जो यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरह नींबू यहाँ पर पाया जाता है, गूलर यहाँ पर पाया जाता है, एम पाया जाता है, ट्यूलिप पाया जाता है, जो चर्चा के तौर पर जाने जाते हैं। वर्ष भर यहाँ पर देखा जाए तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीत ऋतु में हरे भरे छत्र बनाए रखने के लिए यहाँ पर आवश्यकता होती है। दोस्तों, बात करी जाती है आखिर कि हम बात जो करें, पॉइंट आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो अगला पॉइंट हमारा बना कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से सर क्या क्वेश्चन बनेगा। तो हेडिंग डालेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा भाई। यहां पर वर्षा वन की बात करें तो 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पनपती है। तो जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, वहां की जो वनस्पति होगी उस वनस्पति को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के तौर पर जाना जाएगा। भाई सूखे की अनुपस्थिति के कारण वृक्ष यहाँ पर सदाबहार रहते हैं और मुख्य रूप से लंबे और क्षण लकड़ी वाले के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो उत्तर और दक्षिण में, यहाँ बात को जरा समझेंगे भाई, इक्वेटर है जो भूमध्य रेखा है। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि उत्तर में हम ये कहें कि लगभग 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य, 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य उत्तर में और 5 से लेकर 10 डिग्री के मध्य दक्षिण में। तो ये जो भाग है उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री उत्तर दक्षिण, 5 डिग्री हम कह सकते हैं दक्षिण में मूल तौर पर जो वनस्पति पाई जाती है वो हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के तौर पर पाई जाती है, जिसमें अमेजन होगा, कांगो होगा, मलेशिया होगा, ईस्ट इंडीज के निचले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भारत के हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप और ऊपरी असम के में भी ये मूल तौर पर पाई जाती है। अमेजन में सेलवास के नाम से जाना जाता है। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, यह की जो वनस्पति है अमेजन में, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सेलवास क्या है, तो सेलवास किसे बोला जाता है, अमेजन को बोला जाता है। उच्च वर्षा की बात करें तो यहाँ पर प्रति वर्ष लगभग पूरे वर्ष की अगर हम बात करें सभी क्षेत्र को मूल तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 2000 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। सघन वनस्पति वृहद एक दूसरे के निकट बढ़ते हैं और मूल तौर पर देखें तापमान में मौसम परिवर्तन का यहाँ पर अभाव होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, बात अगर आती है तो बात अब आती है हमारे सामने कि मूल तौर पर अगर देखेंगे तो बात आती है कि यहाँ के मूल क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो ये आपको मैपिंग के बारे में पता ही होगा कि भाई ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये आपका एशिया का हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो विश्व की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, इनकी मैपिंग के आधार पर इनको आपके सामने हमने प्रेजेंट करा कि कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं घास भूमि बायोम, एक टॉपिक और होता है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि घास भूमि बायोम क्या होता है। घास भूमि बायोम और आपसे पूछा जा सकता है, तो घास भूमि बायोम क्या है, इसको भी जरा समझने की आवश्यकता। यहां पर बात करें तो हम ये कहेंगे कि घास के मैदान को घास के पौधों से भरी भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें मूल तौर पर वृक्ष और झाड़ी का आवरण 10% से कम होता है। तो यहां पर ध्यान से रहेंगे, यहां पर ध्यान से समझेंगे, वृक्ष प्लस झाड़ियां जो होती हैं, इसकी बात हो रही है, झाड़ी की बात हो रही है, और इनकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए भाई, 10% से
कम यहाँ पर होनी चाहिए। घास के मैदान की विशेषता की अगर हम बात करें तो वहां पर 10 से 40% झाड़ीदार आवरण के तौर पर पाया जाता है। जलवायु परिस्थिति के आधार पर बात करें तो यहाँ पर लगभग 25 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक हम ये कहेंगे कि लगभग यहाँ पर वर्षा होती है, और जिसके दौरान क्षेत्रों में मूल तौर पर यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे उच्च हिमालय घास के मैदान को लेकर, जिसमें स्टेपिज और तनावा तक मूल तौर पर यह फैला हुआ है। घास भूमि आमतौर पर देखी जाए रेगिस्तानी और पर्वतीय जलवायु के मध्य स्थित होती है। तो ये क्वेश्चन बना कि ये मूल तौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे जितने भी पर्वत है प्लस जो रेगिस्तान है, क्या है बेटा, रेगिस्तान है, उनके मध्य में जो पाए जाते हैं, उनके मध्य में जो आता है वो आपके घास के मैदान आते हैं मूल तौर पर। ये आर्कटिक को छोड़कर सभी महाद्वीपों में ज्यादातर विद्यमान है। तो क्वेश्चन बना ये कहाँ नहीं पाए जाते, तो अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह मूल तौर पर पाए जाते हैं। भाई घास के मैदान के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। जबकि दोनों प्रकार की विशेषताओं की बात करें तो विशेषता मूल तौर पर समान होती है। भी जैसे रेगिस्तान जंगल से घिरा होना, एक भूवैज्ञानिक मैदान द्वारा परिभाषित होना, असामान्य रूप से बात करें तो समृद्ध गहरी मिट्टी का होना भी यहाँ पर पाया जाता है। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बहुत ही भिन्नताओं के आधार पर इनकी तुलना की जा सकती है। दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करें तो आज प्रश्न में आपके सामने लाया हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपको बताना है। उस शब्द का एक सर्वोत्तम वर्णन क्या है, ये आपको बताना है। एक दूसरे से अनुक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय इसके अंतर्गत आएगा। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवश्यक होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। जीवों का समुदाय जो साथ ही वह पर्यावरण जिसमें में रहते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा, या किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आज के लिए मैं दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन से एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। समुद्र आता है, घास के मैदान आते हैं, वन आते हैं, या आपके पर्वत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है आज के लिए, सुपोषण से अब क्या तात्पर्य है और उसके क्या परिणाम होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो आज की टॉपिक क्लास कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट में बताते चलेंगे। आता हूं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्रश्न में आपके सामने लाया हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपको बताना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं और कहां कहां पाए जाते हैं, आइए जरा विस्तार से समझते हैं। इस सवाना घास के मैदान, तो सवाना घास के मैदान आपको दिख रहा होगा, जिस कलर से ये मैच हो रहा है वो सभी के सभी सवाना घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। मूल तौर पर देखें वेनेजुएला और कंबोडिया और इनको बेसिन के लानोस में पाए जाते हैं, ब्राजील के कैंपोस में पाए जाते हैं, अफ्रीका में सूडान हो गया, दक्षिण अफ्रीका में बैल्ड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसी तरह अगर प्रेरी घास के मैदान की बात करेंगे तो मध्य पश्चिमी और कनाडा में ये आते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील के कंपास के क्षेत्र के नाम से इनको जाना जाता है। हंगरी, रोमानिया एवं ऐतिहासिक यूगोस्लाविया के मैदान में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो प्रेरी घास के मैदान है। रूस की ब्लैक अर्थ बेल्ट में ये पाए जाते हैं, और मंचूरियन के मैदान में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम प्रेरी घास के मैदान कहते हैं। सर एक होता है स्टेपी। स्टेपी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के जो विशाल मैदान है उसमें यह पाया जाता है। किर्गिज स्टेपी के तौर पर इनको जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और अफ्रीका का जो सूडान होता है, सूडान है, वहां पर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बात आती है सर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में अगर तुलना की जाए तो एक तरफ हम लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरी तरफ अगर हम लिखेंगे तो दूसरी तरफ हम लिखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। इस शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, कि सर इनमें क्या अंतर होता है।
तो देखिए शीतोष्ण घास के मैदान मुलायम घास के मैदान होते हैं। जब मुलायम घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं वहां पर हम कहेंगे कठोर घास के मैदान होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। कौन से? तो हम ये कहेंगे कि ये सर भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ये पाए जाते हैं, दोनों डायरेक्शन में ये पाए जाते हैं। अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के दोनों डायरेक्शन में, इक्वेटर के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। शुष्क एवं आई ऋतुओं में सदैव ये गर्म रहते हैं। तो यहाँ की घास के मैदान कैसे रहते हैं भाई? गर्म रहेंगे, गर्म होंगी तो घास कैसी होगी? कठोर घास हो। यहाँ का वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है 50 से 130 सेंटीमीटर मात्र यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। घास यहाँ की बहुत लंबी होती है, लगभग लंबाई की बात करें तो 3 से 4 मीटर लंबी यहाँ पर घास पाई जाती है। जंगली घास, झाड़ियां तथा बबूल के वृक्ष सवाना वनस्पति में इनके प्रमुख उदाहरण हैं। यहां पर जंतु की बात करें तो उस कटिबंधी में कौन से पाए जाएंगे? तो हाथी यहां पाया जाता है, क्योंकि भाई हाथी यहां पाया जाएगा। यहां पर जिराफ पाया जाता है। तो जिराफ अगर पूछा जाए कि जिराफ कौन से घास के मैदान में पाया जाएगा, तो हम कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय। शेर यहां पाया जाता है, चीता पाया जाता है। जेवरा का घर अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे उष्ण कटिबंध। अफ्रीका में सवाना की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसकी सबसे ज्यादा अब पूछी जाए कहां पाया जाता है, तो हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये अफ्रीका में पाया जाता है, और ब्राजील के कंपास, वेनेजुएला, लानोस में ये पाया। शीतोष्ण घास के मैदान की अगर मैं बात करता हूं तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ये मूल तौर पर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अक्षांशीय क्षेत्रों में जो पाया जाता है वो कौन से घास के मैदान होते हैं? तो हम कहेंगे शीतोष्ण घास के मैदान मूल तौर पर पाए जाते हैं। भाई शीत ऋतु में होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्म तो होते हैं, लेकिन जलवायु की अधिकतम मात्रा के आधार पर देखा जाए तो इसकी तुलना में ये नॉर्मल होते हैं। इसमें छोटे पौधे पाए जाते हैं। यहां पर हम ये कहेंगे कि यहां जो पौधे पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? लंबे पाए जाते हैं। और लंबाई, मैंने घास के मैदान की लंबाई बात करी तो लगभग हम कह सकते हैं कि लंबाई, घास की लंबाई इतनी पाई जाती है। यहां पर छोटी घास पाई जाती है, छोटे प्रकार के रूप में पाई जाती है, जो मैदान को शिकारगाह बनाते हैं। कुछ वनस्पतियां, जैसे कि हम बात करें कैक्टस की बात करें, झाड़ियों की बात करें, बारहमासी घास की बात करें, भैंस घास की बात करें, या जंगली नील की बात करें तो यहां पर पाई जाती। जंगली जानवरों की बात करें तो यहां पर जंगली भैंसा पाया जाता है, जंगली भैंस पाई जाती है, बारहसिंघा पाई जाती है। मतलब यहां पर शिकार करने वाले होते हैं, यहां जिनका शिकार किया जाता है वो पाए जाते हैं। मूल तौर पर इनके उदाहरण की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, पंपास में, अमेरिका में, प्रेरी में, दक्षिणी अफ्रीका में, बेल्ट में, एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउंस के नाम से जाना जाता है, हंगरी के नाम हंगरी पुस्ताज में पाया जाता है। दोस्तों, विश्व के प्रमुख घास के मैदान की अगर हम बात करेंगे तो बात आती है कि घास के मैदान की मूल तौर पर एक घास का मैदान होता है प्रेयरी। अभी मैंने बताया कि प्रेयरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। प्रेयरी घास का मैदान जो होता है ये गेहूं का भंडार है। ये किसका भंडार है? तो हम कहेंगे सर ये गेहूं का भंडार के तौर पर जाना जाता है। तो पूछा जाए कि गेहूं के भंडार कहां पाए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे प्रेयरी में पाए। दूसरा, पुस्ताज जगह है, कहां है? पुस्ताज घास के मैदान। या अभी मैंने हंगरी आपको बताया था। उपजाऊ काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी के तौर पर इसको हम जानते हैं कि काली मिट्टी इसके अंतर्गत आएगी। प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। चुकंदर से प्राप्त यहां पर चीनी प्राप्त की जाती है। पंपास घास के मैदान की अगर मैं बात करूंगा कि पंपास घास के जो मैदान है, अल्फा अल्फा पोषक तत्वों से भरपूर घास के मैदान, पशुपालन, डेयरी उत्पादकता, विस्तृत तौर पर गेहूं के क्षेत्र, गेहूं और गोमांस निर्यात का अर्थव्यवस्था पर मूल तौर पर यह निर्भर। दोस्तों, एक पूछा जाता है बेल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बेल्ट्स घास के मैदान, ये मक्का कृषि क्षेत्र। तो यहां पर देखना, ये तो एक तो मक्का के लिए जाना जाता है, पशुपालन के लिए जाना जाता है, और हम ये कहेंगे भेड़ पालन यहां पर किया जाता है। तो बेल्ट घास के मैदान में हम कहेंगे
कि मक्का कृषि क्षेत्र के तौर पर और पशुपालन के तौर पर हम इसको जानते हैं। घास के मैदान की बात की जाए और बात भारत की ना की जाए तो थोड़ी अधूरी। जैसे अगर पूछा जाए कि सर गुजरात में, अगर पूछा जाए कि गुजरात में कौन सी घास के मैदान पाए, बताएंगे यहां पर पन्नी और बिंडी। ध्यान समझना, यहां पर जो घास के मैदान है पन्नी, और दो नाम याद रखेंगे, एक तो बन्नी हो गया, दूसरा बिंडी हो गया। ये घास के मैदान इसके अंतर्गत। लोकट झील हो आपने सुनी होगी मणिपुर में, लोकट झील कहां पर है? ये मणिपुर में। यहां पर अगर पूछा जाए कि कौन से घास के मैदान हैं, तो हम कहेंगे तैरती घास के मैदान, तैरता हुआ घास का मैदान। घास का मैदान इसके अंतर्गत आता है। इसके एक नाम है, नाम पूछा जाए तो फुमड़ी। इसका नाम क्या है? फुमड़ी। फुमड़ी इसका मूल नाम है, इस नाम से इसको जाना। जम्मू एंड कश्मीर में अगर पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो मर्ग घास के मैदान। गुलबर्ग सुना होगा आपने, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। उत्तराखंड की पूछा जाए, उत्तराखंड तथा नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, तो यहां जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बुलग्यार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुलग्याल। कहीं पर बुलग्यार मिलेगा, कहीं पर बुलग्यार मिलेगा। या दूसरा दजुको, नागालैंड में पूछा जाए तो दजुको के नाम से भी इनको जाना जाता है। दजुको कहां पर? मूल तौर पर हम कहेंगे नागालैंड में इनको। हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे खचियार। क्या है? खचियार। खचियार घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाए। नागालैंड में एक घास के मैदान और पाए जाते हैं जिनको सरामती बोला जाता है। तो नागालैंड में सरामती, और याद रखेंगे कि सरामती नाम से भी घास के मैदान अगर पाए जाते हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं, तो ये मूल तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य से थोड़े से इंपॉर्टेंट। बात करते हैं पर्वतीय बायोम की। अगर हम बात करें तो पर्वतीय बायोम को जरा सा बेटा, पर्वतीय बायोम जो होता है ये ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ऊंचाई पर पाए जाते हैं जिनमें बड़ी ढलान और परिवर्तित जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। तो जिस क्षेत्र में ये पाए जाएंगे वहां पर ढलान अधिकतर तौर पर पाई जाती है। भौगोलिक वितरण के आधार पर देखें तो हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, अल्पास हो गया, और अन्य प्रमुख श्रृंखलाओं में बात करें तो विश्व के क्षेत्र पर्वतों क्षेत्रों में यह पाई जाएगी। लेकिन कहां पर? जहां पर ढलान पाई जाएगी वहीं पर यह मूल तौर पर पाई जाएगी। जलवायु के तौर पर बात करें तो पर्वतीय बायोम की जलवायु ऊंचाई के साथ काफी भिन्नता के आधार पर हम इसको देख सकते हैं, जिसमें अधिक ऊंचाई पर अधिक ठंड स्थिति के तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ के निचले क्षेत्रों में देखें, निचले क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मूल तौर पर देखेंगे चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। निचले क्षेत्रों में देखिए चौड़ी पत्ती पाई जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं पत्तियों का रूपरेखा बदलती चली। ऊंचाई पर शंकुधारी बन पाए जाते हैं, देखिए पत्तियों की संरचना कैसी होती चली जा रही है? शंकु जैसी होती चली जा रही है। तथा वृक्ष रेखा के निकट अल्पाइन टुंडा घास के मैदान मूल तौर पर पाए। पर्वतीय वनों में बोनापन एवं पत्तियों की संरचना जैसे अनुकूल कठोर परिस्थितियों के आमतौर पर मूल तौर पर पाए जाते हैं। दोस्तों, बात की जा रही है कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बात आती है मूल तौर पर कि जो पर्वतीय वन होते हैं, पर्वतीय वनों की अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी यहां की प्राणी जगत। यहां पर प्राणी जगत की अगर हम बात करें तो यहां पर प्राणी जगत के तौर पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ी बकरियां यहां पर पाई, हिम तेंदुआ यहां पर पाया जाएगा, भालू पाया जाएगा, चील पाई जाएगी, और विभिन्न प्रकार के स्तन जाति प्रजातियां पाई जाएगी। मानवीय प्रभाव के आधार पर देखा जाए तो वनों की यहां के आसपास की कटाई, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचों का विकास जैसी मानवीय गतिविधियां जो हैं वो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही है। आती है बात कि मरुस्थलीय बायोम क्या। अगर हम बात करें कि मरुस्थलीय बायोम की अगर हम बात करेंगे
तो मरुस्थलीय बायोम का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है। ये मरुस्थलीय बायोम की अगर हम बात करेंगे तो मूल तौर पर रेगिस्तानी कछुआ आएगा, यूका आएगा, सेगो लिली आएगा, रेटल स्कैन आएगा, पैकरी आएगा। ये सभी के सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्थल मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं के तौर पर जाना जाता है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसकी हम बात करेंगे ये कहां पाया जाए। यहां पर वर्ष भर तौर पर देखा जाए 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थलीय बायोम पाए। तो मरुस्थलीय बायोम अगर पूछा जाए कि मरुस्थलीय बायोम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर बता दीजिए मरुस्थलीय बायोम, तो सीधा सीधा जवाब कि 25 सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होगी। गर्म क्षेत्र होगा जहां वर्षा का वितरण असामान्य तौर पर कम होता हो। ऊंचाई तथा अक्षांश के अनुसार यहां पर भिन्नता पाई जाएगी और ऊंचे वाले स्थान ठंडे और भूमध्य रेखा वाले घास के स्थान पर देखा जाए तो स्थान जो होते हैं मूल तौर पर गर्म होते हैं। सिंचाई के द्वारा रेगिस्तान की कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इससे नामांकन का संग्रहण मूल तौर पर होता हुआ दिखाई। दोस्तों, हमने ये देखा कि यहां पर मूल तौर पर देखा जाए तो रेगिस्तान में मूल तौर पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरी बात करें, उष्ण मरुस्थलीय बनाम की बात करूं, उष्ण मरुस्थलीय और शीतोष्ण मरुस्थल की कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो हम बात अगर समझें तो सबसे मेन बात आती है कि सर जो उष्ण मरुस्थल होता है, उष्ण मरुस्थल, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम कि शीत मरुस्थल की बात की जाए कि शीत मरुस्थल किसे कहेंगे, दोनों में खास अंतर क्या होता है। शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल की बात करूं तो उष्ण मरुस्थल मुख्य रूप से देखा जाए 10 से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। मूल तौर पर देखें तो घोड़ों के अक्षांश और उष्णोष्ण कटिबंधीय पेटी के तौर पर यह देखा जा सकता है। इसकी संरचना इस तरह की होती है जहां हवा नीचे की ओर गिरती हुई हो दिखाई देती है, महसूस होती है, और किसी भी प्रकार की वर्षा हेतु सबसे कम अनुकूल स्थिति यहां पर प्रदान होती हुई दिखाई देती है उष्ण मरुस्थल। इसकी बात करें तो ये पठारों पर पाई जाती है। यहां पर पाई जाती है तो हम ये कहेंगे सर ये जो मूल तौर पर पाई जाती है वो पठारों में। गोबी की बात करें, हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की बात करें, पेटोगोनिया मरुस्थल की बात करें, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। समशीतोष्ण अक्षांश के में आंतरिक अवस्थिति के आवास के कारण वर्षा की कमी यहां पर होती हुई दिखाई दी। शुष्क आवास यहां होते हैं और वर्षा की बात करें तो 25% से कम वर्षा यहां पर पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बात करें तो चिलचिलाती गर्मी, शीतोष्ण बहुत ठंड होती, तो धूप अगर निकलेगी बहुत ज्यादा दिखाई देगी और ठंड होगी तो ठंड भी ठीक ठाक होती हुई दिखाई देगी। बात आती है कि आखिर इसको अगर हम देखें तो बात आती है मूल तौर पर आर्कटिक मरुस्थल को अगर देखें, यहां पर देखें कि गोबी मरुस्थल कहां पर है तो आप ये लोकेशन के आधार पर समझ सकते हैं कि सहारा मरुस्थल, अरेबियन, थार का मरुस्थल, इनकी लोकेशन कहां कहां पर है। तो आप देखते हैं ग्रेट वेरियन कोलोराडो का पठार, इसके आसपास अगर हम देखेंगे तो ये सभी के सभी मरुस्थल आपको मिलते हुए दिखाई देते। इसी तरह अगर हम आगे बात को लेकर चलेंगे तो बात आती है कि आर्कटिक मरुस्थल के बाद भारतीय मरुस्थल को समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो मरुस्थल भारतीय मरुस्थल आखिर क्यों इंपोर्टेंट है। भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का जो मरुस्थल है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो 80% भाग, इसका 80% भाग अगर हम देखेंगे तो वो कहां पर है, इंडिया में। और 20% भाग अगर हम बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है, पाकिस्तान के अंतर्गत। इस रेगिस्तान का लगभग 60% भाग राजस्थान में विद्यमान है अगर मूल तौर पर देखा जाए, भौगोलिक आधार पर देखा जाए। तो भारत में अगर हम इसको देखें तो इसका 80% का 60% भाग किस में आता है, तो कहेंगे सर वो रेगिस्तान में आता है। राजस्थान में कहें, राजस्थान ज्यादा सही रहेगा, राजस्थान में आता है। यहां पर आता है राजस्थान के अंतर्गत। बाकी क्षेत्र गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ। यहां पर शाकीय पौधे जैसे कैक्टस, नीम, खेचड़,
बबूल, कीकर आदि पाई जाती। प्राणी जगत की अगर हम बात करेंगे, ब्लैक बक यहां पर पाया जाता है, जंगली गधा यहां पर पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है। फिर बाद ये पक्षियों में जैसे बात करें तो सारस यहां पाया जाता है। बात अगर हम करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर देखें तो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत की वनस्पति को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत की वनस्पति, भारत की वनस्पति को अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि भारत की वनस्पति को अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे सर कि भारत की वनस्पति जो है उसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? समझते हैं। सबसे पहले हिमालय का क्षेत्र, सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हिमालय, हिमालय का जो क्षेत्र है यहां जो वनस्पति पाई जाएगी, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई, ऐसी शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट की बात करें हम पश्चिमी घाट की, बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहां भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर पूछा जाए कौन सी पाई जाती है तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में बात करें उष्ण कटिबंधीय मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र जो होते हैं। मरुस्थल अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में बात करें तो वहां पर झाड़ी, कैक्टस, कांटेदार वन मूल तौर पर पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में जलवायु जिम्मेदार होती है, मिट्टी जलवायु जिम्मेदार होती है, स्थल कृत्य मूल तौर पर आती है। यहां की अगर हम बात करें तो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा यहां पर पाई जाती है, और जहां ऐसी वनस्पति पाई जाती है वह सदाबहार मानसून पर्णपाती वन पाई, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वहां पर पाए जाते हैं। सवाना शुष्क कांटेदार या साड़ी मूल तौर पर अर्ध शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति मूल तौर पर वहां पर पाई जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम इसको अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं अर्ध सदाबहारी वन कहां पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे सर ये कलर जो आपने प्रेजेंट करा है, इस कलर से जहां हमें दिखाई दे रहा है वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन से हैं, तो हम ये कहेंगे सर कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो पाया जाता है वो आपका ये वाला क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इसको प्रेजेंट कर रहा है कि ये जितना भी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ रहा है। उष्ण कटिबंधीय कैटिल वन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा है। शीतोष्ण मरुस्थल की बात करेंगे तो ये सभी ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है वो आपका शीतोष्ण मरुस्थल के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह शुष्क समशीतोष्ण जल की बात करेंगे तो ये वाला जो भाग है ये सभी का सभी भाग इसके अंतर्गत आए। रेड की बात करेंगे तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं, यहाँ पर ये अल्पाइन वन पाए जाते हैं। और रेगिस्तानी वनस्पति की बात करेंगे तो ये रेगिस्तानी वनस्पति को प्रेजेंट। तो इस चार्ट को आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हुए आपको मिलते हुए मिलेंगे एग्जाम। अगर हम बात करते हैं कि वनस्पति के प्रकार की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर, तो हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका नाम सदाबहार वन या वर्षा वन के तौर पे भी जाता है। मूल तौर पर भारत में अगर हम देखेंगे तो आप ये कहेंगे सर ये भारत में जो पाए जाते हैं, भारत में इनकी स्थिति जो बनती है, भारत में इनकी स्थिति या तो पश्चिमी घाट होगा या अंडमान निकोबार का क्षेत्र होगा। यहां पर बात करें तो यहां पर जो वर्षा होगी वो 200 सेंटीमीटर, क्या कहा मैंने, 200 सेंटीमीटर से अधिक औसतन वर्षा यहां पर पाई जाती। अधिक वृक्षों में बात करें, पत्तियां गिरने वाली कोई अनिश्चित समय नहीं है, पत्तियां किसी भी समय गिर जाती। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात करें तो यहां पर वृक्ष जो पाए जाते हैं, कटहल का पाया जाता है, पान का पाया जाता है, अखरोट का पाया जाता है, जामुन का पाया जाता है, आम का पाया जाता है, लोहक प्रजाति मूल तौर पर देखा जाए
रोजवुड यहां पर पाया जाता है, एनी पाया जाता है और एवोना। दूसरी बात आती है अर्ध शुष्क सदाबहारी वन। दूसरा आता है अर्ध शुष्क सदाबहारी वन। अर्ध शुष्क सदाबहारी वन। अर्ध शुष्क सदाबहारी वन की अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वनों में नम पर्णपाती वनों के बीच संक्रमणकालीन वन मूल तौर पर इसमें आते हैं। अधोगामी लताएं सदाबहार स्वरूप प्रदान करती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मूल तौर पर नम सदाबहारी वन पाए जाते हैं। तो हम ये कहेंगे जहां पर कम वर्षा हो, जहां पर कम वर्षा होगी वहां पर जो वन पाए जाते हैं अर्ध शुष्क सदाबहारी वन पाए जाते हैं। जिसमें प्रजातियों की बात करेंगे सफेद तेबदार इसमें पाया जाता है। सफेद देवदार इसके अंतर्गत आता है। यहां पर बात करेंगे केल यहां पर आता है। ये मूल प्रजातियों के तौर पर हम इनको जान। शुष्क सदाबहारी वनों की अगर हम बात करें जलवायु तरीकों पर देखा जाए तो शुष्क सदाबहारी वन है वो मूल तौर पर देखा जाए तो ये कहां पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पर? दक्षिणी तमिलनाडु। दक्षिणी तमिलनाडु में मूल तौर पर पाया जाता है और साथ साथ आंध्र प्रदेश का तट, आंध्र प्रदेश का जो तट है वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को इसके नाम से जाना जाता है। आई पर्णपाती वन की बात करें, मानसून वन की बात करें तो वहां पर अगर हम बात करेंगे कि मानसूनी वन क्या होता है तो मानसूनी वन की अगर हम बात करें, मानसूनी वन अगर पूछा जाए कि मानसूनी वन किसे, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर, ध्यान से समझेंगे, 200 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। कुछ उच्च वृक्ष होते हैं शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरते हुए दिखाई दे। हिमालय के तटीय क्षेत्रों में, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी बंगाल हो गया, उड़ीसा के पूर्वी ढालों में यहां पर पाई जाती। प्रजातियों में बात करेंगे साल यहां पाया जाएगा, सीरम यहां पर पाया जाएगा, आलम पाया जाएगा, महुआ पाया जाएगा, कुसुम पाया जाएगा और चमदेन मूल तौर पर यहां पर। दोस्तों कांटेदार वनों की अगर हम बात करते हैं कि कांटेदार वन, कांटेदार वन अगर पूछे जाएं कि कांटेदार वनों की बात, तो कांटेदार वन वहां पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, इसमें हम कहेंगे कि इसमें मूल तौर पर राज्य अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी पंजाब इसके अंतर्गत आए। इसमें हम बात करेंगे पंजाब इसके अंतर्गत आएगा, हरियाणा इसके अंतर्गत आएगा। मूल राज्यों की बात कहने को तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। वृक्षों की बात करें तो यहां पर स्यूस, कैक्टस, कैंपर प्रजातियों की बात करें, बबूल, बेर, केर, खजूर, नीम, खेजड़ी और आदि तरह के वनस्पति यहां पर पाई जाती। पर्णपाती वनों की बात हम करें, पर्वतीय वनों की अगर हम बात करते हैं तो बात समझेंगे कि पर्वतीय वन कौन कौन से होते हैं। बात आती है कि आखिर पर्वतीय वनों की बात की जाए, पर्वतीय वन की अगर हम बात करते हैं कि पर्वतीय वन कौन कौन से। पर्वतीय वन वह होते हैं जहां पर एवरेज वर्षा, औसत वर्षा, एवरेज वर्षे की बात की जाए कि औसत वर्षा जो होती है, औसत वर्षा जो हो वहां पर ऐसे क्षेत्रों में जहां 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा पाई जाती है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। उत्तर पश्चिमी हिमालय हो गया, कश्मीर को छोड़कर लद्दाख को लिया जाएगा, लद्दाख और कश्मीर को इसमें छोड़ना पड़ेगा अगर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हिमालय को ले। हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड इसमें होगा, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर वृक्षों की बात करें तो चीर पाया जाता है, ओक पाया जाता है, जामुन इसके अंतर्गत। यहां पर पर्णपाती पर्वतीय वनों की बात करें तो ये हिमालय की गिरपित और पर्णपाती वन मूल तौर पर यहां पर पाए जाते। आइए यहां पर यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ और आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा बताइए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टोनस होता है, समुद्री अपरतरण होता है, समुद्री आवर्त बीज होते हैं, या जलीय बायोफ्राइडस इसके अंतर्गत आते हैं। और एक प्रश्न और आपके लिए, यह प्रश्न आपके लिए मेंस में दिया जा रहा है, लिखकर दिखाएंगे जरा
कि पारिस्थितिकी संरक्षण में आर्द्र भूमियों के महत्व पर विस्तार से चर्चा करिए और अपने आंसर लिखिए। तब तक के लिए अमित कुमार का आपको नमस्कार।